अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम दुनिया के साथ में मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज सबसे पहले बात होने वाली है ग्लासगो की, जहां होने वाली माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं ने जंगलात की कटाई रोकने और ज़्यादा दरख्त लगाने पर जोर दिया है, जबकि दुनिया के कई ममालिक में दरख्तों की कटाई अभी भी जारी है। किस मुल्क में सूरत हाल क्या है, कहाँ दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है, कहाँ कम होने के बावजूद इन दरख्तों को बेदरगी से काटा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक रिपोर्ट में मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं। ग्लासगो में होने वाली कॉन्फ्रेंस में अक़वाम आलम के रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया है कि 2030 तक जंगलात की कटाई का अमल रोक देंगे और ज्यादा से ज्यादा जंगलात उगाएंगे ताकि जमीन के माहौल को महफूज बनाया जा सके। दुनिया के ताकतवर और बड़े ममालिक ने मुतअद्दिद बार ऐसे वादे किए हैं, लेकिन उसे अमली शक्ल देने के लिए कोई मुस्बत पेशरफ नहीं हो सकी। अब भी कई ममालिक में जंगलात की कटाई का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1990 से अब तक 1 अरब एकड़ से जंगलात गायब हो गए हैं और उनकी कटाई का बड़ा सबब ज़राअत है। जंगलात आलमी हिद्दत में इजाफे का सबब बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं, इसीलिए जंगलात की कटाई मौसमी तग़य्युरात के हवाले से बहुत हद तक मुतासिर कर सकती है। 2014 में अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया था कि 2020 तक दुनिया भर में जंगलात की कटाई की शरह को निस्फ किया जाएगा और 2017 में आलमी इदारे ने ऐलान किया था कि 2030 तक दुनिया भर में जंगलात की शरह को 3% तक बढ़ाया जाएगा। आलमी खबर इदारे के मुताबिक 1990 से सन 2000 तक के 10 सालों में 78 लाख हेक्टेयर रकबे पर जंगलात की कटाई की गई है। सन 2000 से 2010 तक के अशरे में 52 लाख हेक्टेयर रकबे पर जंगलात काटे गए हैं, जबकि 2010 से 2020 तक 47 लाख हेक्टेयर रकबे पर जंगलात की कटाई हुई है। गुज़िश्ता 10 सालों में ब्राजील, कांगो, इंडोनेशिया और बोलीविया में जंगलात सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। अमेज़न के जंगलात को जमीन के फेफड़े कहा जाता है। इन जंगलात का 60% हिस्सा ब्राजील में है। 2014 से अमेज़न के जंगलात की कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और ब्राजील के नेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2020 में यहाँ जंगलात की कटाई की शरह में गुज़िश्ता 10 सालों में सबसे ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2002 से 2020 के दौरान ब्राजील में 2 करोड़ 62 लाख हेक्टेयर, इंडोनेशिया में 97 लाख हेक्टेयर, कांगो में 53 लाख हेक्टेयर और बोलीविया में 30 लाख हेक्टेयर पर जंगलात की कटाई की गई है। ब्राजील में लकड़ी की कटाई गैर कानूनी तरीके से की जाती है। कांगो में कानकनी और शहरी आबादियों के लिए जंगलात काटे जा रहे हैं। इस तरह इंडोनेशिया में 80% जंगलात की कटाई ऑयल पाम के बागात लगाने के लिए की जाती है। बिल्कुल जी, ब्राज़ील में दरख्तों की कटाई सबसे ज़्यादा की जा रही है और अमेज़न के जंगलात के बारे में तो आप जानते ही हैं, इन्हें ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है। हमारा कुर्रा अर्ज़ जो है अगर सांस ले रहा है तो इन्हीं जंगलात की वजह से ले रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, इन जंगलात की कटाई भी बहुत तेज़ी से की जा रही है। इसको रोकने के लिए भी एफर्ट्स हो रही हैं, लेकिन आए दिन जो आप खबरें सुनते हैं ना कि अमेज़न के जंगलात में आग लग गई है, ये किसी और वजह से नहीं होती है। होती है कि यहाँ पर जो टिम्बर माफिया है, जो यहाँ पर दरख्तों को काटता है, इनको नुकसान पहुँचाता है, उसके बाद वो इस चीज़ को छुपाने के लिए इन दरख्तों को, इस जगह को आग लगा देता है ताकि उनकी जो दरख्तों की कटाई है वो किसी को नज़र ना आ सके। और जब वो चंद दरख्तों की कटाई को छुपाने के लिए ये सब कुछ करते हैं तो हज़ारों एकड़ पर ये जो जंगलात हैं ये मुतासर होते हैं और इस तरह से ज़मीन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अजीम खालिद साहब से। माहिर माहौलियात हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर डॉक्टर अजीम खालिद साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में मौजूद होने के लिए। प्रोफेसर साहब, पहले तो ज़रा हमें ये फरमा दीजिएगा, क्यों ज़रूरत पेश आ रही है इस तरह की आलमी कॉन्फ्रेंसेस करने की, पूरी दुनिया को यकजा करने की, और आपको नहीं लगता कि ये ख्याल आलमी दुनिया को बड़ी देर से आया है? इसके लिए एफर्ट्स, इसके लिए कोशिशें बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी प्रोफेसर साहब। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन की बात है, वैसे तो ये 1992 से क्वेश्चन जारी है और 1997 में आपको पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल में ये रिड्यूसिंग गैस एमिशन पे काफ़ी कमिटमेंट हुई थी कि अप टू 2012 इसको किसी तरह से जो मिशन है लोएस्ट लेवल पे लेके जाए। लेकिन लेटर ऑन फिर पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारे कंट्री ने इस पे साइन भी किए और कमिटमेंट भी की। देन लेटर ऑन जो कॉप्स होती रही और अभी जो लेटेस्ट कॉप्स है, कॉप्स 26 है,
तो उसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि किसी तरह से जो कमिटमेंट पेरिस एग्रीमेंट में की गई है उसको उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो या एक्शन लिया जाए। तो मेरा ख्याल है काम तो होता रहा, लेकिन शायद वो जो इम्प्लीमेंटेशन है, एक्शन है, वो उस लिमिट तक नहीं हुए जो होने चाहिए थे। और अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप, वो वक्त आ गया है कि आप किसी तरह से जो मिशन की वजह से टेम्परेचर राइज कर रहा है, जो कि करंटली राइज 1.2 सेंटीग्रेड ऑब्जर्व की गई है, और ये एक्सपेक्टेड है कि जितनी तेजी से ये बढ़ रही है, ये 1.5 का जो लेवल है वो अगले 10-20 सालों में बड़ी तेजी से अचीव हो जाएगा। अगर ये लेवल इतनी जल्दी अचीव हो जाएगा, अगर इसी तरह बढ़ते रहा है, तो वो जो एक एग्रीमेंट में था कि इसको हमने 1.5 सेंटीग्रेड से नीचे रखना है, तो वो शायद हम अचीव ना कर सके। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो COP26 है, इसमें वर्ल्ड लेवल के मोर देन 100 कंट्रीज के लीडर्स ने कमिटमेंट भी किए हैं और साइन भी किए हैं, और जो मिशन लेवल है उसको लो रखने के लिए, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम से कम किया जा सके, तो इसके ऊपर एफर्ट किए हैं। तो बहरहाल ठीक है। अभी भी जो अगर देखा जाए तो कमिटमेंट उस लेवल की नहीं है, इसमें मतलब बहुत सारे एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, बहुत सारा एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर अज़ीम खालिद साहब ये फरमा दीजिएगा कि एक्शन ज़्यादा कहाँ होना चाहिए, इकदामात ज़्यादा कहाँ होने चाहिए, दरख्तों की कटाई को रोकने के लिए या फिर दरख्तों की पैदावार को बढ़ाने के लिए? ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें क्या तय किया जाएगा? क्या इन तमाम ममालिक का मिल बैठना जो जो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं उसका कोई रिज़ल्ट हम निकलता हुआ देखेंगे? यहाँ क्या चीज़ें तय की जाती हैं, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, फंडिंग किस तरह से होती है? वो ममालिक जो दरख्त ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं या दरख्तों की कटाई रोकना चाह रहे हैं, अगर वो फंड्स नहीं रखते हैं तो क्या जो बड़े ममालिक हैं इस तरह की कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं, वो उनको हेल्प आउट करते हैं? फंड्स कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं? मैं चाहूँगी थोड़ी डिटेल शेयर कीजिएगा आप। अच्छा, ये इसमें चूंकि आपको पता है, हमें सबको पता है कि हाँ। जो सरप्लस कार्बन होती है, प्लांट उसको स्टोर करते हैं, और जितनी ज्यादा स्टोर करेंगे उतना ही इसका जो मिशन का लेवल कम होगा। तो चूंकि अभी डिफॉरेस्टेशन मुख्तलिफ कंट्रीज में, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इवन ब्राजील में ये इसको बड़ी हाई लिमिट इसको ऑब्जर्व की गई है। तो जो इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 है, उसमें उनका ज्यादा जोर तो डिफॉरेस्टेशन पे, ऑल दो फॉरेस्टेशन भी एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन इसलिए कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप है फॉरेस्ट का, एटलीस्ट उसको तो कंजर्व किया जाए। उसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त मोर देन 100 कंट्री ने उसके ऊपर साइन किया है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि फॉरेस्ट के फूड से रेलेवेंट काम करती है, उन्होंने भी कहा कि हम इसमें अब इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं करेंगे। अभी जैसे ये ग्रीन इनिशिएटिव जो समिट हुई है मिडिल ईस्ट में, अब उसमें भी ग्रीन फाइनेंसिंग और ग्रीन इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो अल्टीमेटली हमें इस पे एक्शन लेना पड़ेंगे, बल्कि ये एक बड़ी, साइंटिस्ट ने तो इसको अलार्मिंग सिचुएशन कहा है कि अगर ये इसी तरह कंटिन्यू रहती है और ये एक्शन अगर हमारे स्लो रहते हैं, तो फिर शायद हम जो टारगेट जीरो मिशन वाला है, नेट जीरो मिशन वाला, वो अचीव नहीं कर सकेंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी जो टेम्परेचर राइज है वो दैट कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ 2.2 सेंटीग्रेड, दैट कुड बी ड्रास्टिकली that could have drastic effect on the human being or overall life or planet. सिचुएशन है, लेकिन प्रोफेसर साहब आप नहीं समझते हैं कि ठीक है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, इस तरह के मामलात जो हैं वो चलते रहने चाहिए, बात होती रहनी चाहिए, एक मुल्क को दूसरे मुल्क की मदद करनी चाहिए, तमाम मुल्कों को इस पर गौर करना चाहिए, बात होनी चाहिए। लेकिन इन कॉन्फ्रेंसेस के साथ साथ अगर हम इन चीज़ों को अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पर ले जाएं, अपने स्टूडेंट्स को ये बात समझाएं जो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए आते हैं कॉलेजेस में, फिर वो अपने घर वापस जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ में उठते बैठते हैं, उनको वो समझाएं आगे जाकर कि दरख्त लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम एक स्टूडेंट को बता रहे हों, सिखा रहे हों, तो फिर हम उससे ये भी वादा लें कि वो भी अपने हिस्से का कुछ दरख्त लगाएगा। एक ही सही, एक लगाए, अपने एक एक फैमिली मेम्बर से कहीं लगाएं, तो इस तरह तो दरख्तों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है ना। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं जहाँ जहाँ दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी बात कर रही हूँ। कॉन्फ्रेंसेस होती रहें, लेकिन स्टूडेंट लेवल पे भी इसको लेके आए ना। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। ये अभी चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कैंपेन जो बिलियन ट्रीज वाली है, उसमें इस ईयर में इवन बच्चों ने इस पे पार्टिसिपेट भी किया है, और इस पार्टिसिपेशन से इवन वो टैग करके जो प्लांट्स लगेंगे उससे ये आएगा कि एक मोटिवेशन मिलेंगी बाकी लोगों को भी। और इसके अलावा जो पिछली बात मैं उसको कंटिन्यू करूंगा कि जो 26 कॉप में
एक और भी कमिटमेंट कि 19 बिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने इसके लिए फंड भी एलोकेट किया है और उस फंड का मकसद भी यही है कि डिफॉरेस्टेशन को मिनिमाइज करना है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है दूसरे ज़राए जो इसको एनहांस करते हैं डिफॉरेस्टेशन उसको मिनिमाइज करना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जो फंडिंग है इवन उन्होंने इसमें इसके लिए भी कमिटमेंट किया है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज को ये ज़्यादा फंड दिए जाएंगे ताकि वो इसके ऊपर एक्शन ले सकें और इसको कटिंग को मिनिमाइज कर सकें। बाकी जो बच्चों वाली है ये एजुकेशन में वैसे बीइंग एनवायरमेंटल स्टूडेंट्स और प्रोफेसर मैं ये समझता हूँ कि ये अभी हमारे करिकुलम में है भी है लेकिन जो लोअर लेवल पे है जैसे आपने अभी बात की कि स्कूल लेवल पे वहाँ पे अवेयरनेस की अभी मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन को अगर देखें बच्चों की स्ट्रेंथ को देखें तो दिस कैंपेन कुड बी वेरी इफेक्टिव। ठीक है जी, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और जितनी ज़रूरत है उस लिहाज से आप समझते हैं कि इकदामात भी होने चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को बताया जाना चाहिए कि दरख्त लगाना कितना अहम है और फिर एक लगे हुए दरख्त को बचाना कितना ज़्यादा अहम है। बहरहाल प्रोफेसर डॉक्टर अज़ीम खालिद साहब, आप माहिर हैं, माहौलियात के हवाले से बड़ी आपकी रिसर्च है, बड़ी खिदमत हैं, हमारे शो में आप मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, शो में हमें अब आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए अब से कुछ रोज़ पहले हमने आपको एक खबर से आगाह किया था कि अमेरिकी वज़ारत दिफ़ा ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा यह गया था कि चीन जो है वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को बहुत ज़्यादा बढ़ाता चला जा रहा है और इस पर अमेरिका समेत बहुत सारी कंट्रीज़ को तशवीश है, इक़दाम करने होंगे। लेकिन चीन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों के मुताबिक अमेरिकी वज़ारत दिफ़ा की जो हालिया रिपोर्ट है इसको मुस्तरद कर दिया है। कहा यह गया है कि ये रिपोर्ट जो है ये सरासर गुमराहकुन है, जो बातें इसमें बताई गई हैं उनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अमेरिका को दुनिया के लिए जौहरी ख़तरा समझता है। चाइना की जानिब से बयान सामने आया है, अब दोनों जानिब से बयानात का सिलसिला जारी है, इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। पहले समझ लेते हैं एक रिपोर्ट के ज़रिए की सूरत हाल क्या है, फिर इस पर और बात करते हैं। चीनी वजारत खारजा ने पेंटागन की हालिया रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इनके जौहरी अज़ाइम और हथियारों की तादाद और अगले 10 सालों तक इनकी मिकदार के हवाले से अमरीकी रिपोर्ट काबिल मुज़म्मत है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक पेंटागन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि 2030 तक चीन के पास 1000 एटमी वारहेड हो सकते हैं और बीजिंग 2027 तक 700 एटमी वारहेड बना लेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन बड़ी तेजी से इस टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है और अपने जौहरी प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा है। बीजिंग में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पेंटागन की रिपोर्ट तासुबज़दा है। चीन का कहना है कि हमारे एटमी हथियारों की तादाद अमेरिका और रूस से बहुत कम है और वो इस हवाले से बातचीत करने के लिए तैयार है अगर अमेरिका अपने हथियारों की तादाद को हमारी सतह पर ले आए। अमेरिका में न्यूक्लियर वारहेड्स की तादाद 3750 है, जिनमें से 1389 वारहेड्स सितंबर तक नस्ब थे। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि अमेरिकी वज़ारत खारजा की रिपोर्ट माजी की तरह हक़ाइक़ के बरअक्स है, इसमें मुखासमत का अंसर ज्यादा है और हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट में हमारे एटमी प्रोग्राम को खतरनाक और बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। चीनी वज़ारत खारजा की तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका दुनिया के लिए सबसे बड़ा जौहरी खतरा है और अमेरिकी रिपोर्ट में चीन के हवाले से हक़ाइक़ को गलत अंदाज में पेश किया गया है, जिससे जाहिर होता है कि अमेरिका हमारे हवाले से मज़मूम अज़ाइम रखता है। दोनों ममालिक के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं, हमने आपको आगाह किया। एक जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, दूसरी जानिब से तरदीद तो आती है लेकिन फिर इल्ज़ाम भी धर दिया जाता है, इल्ज़ाम तर इल्ज़ामात। ये सिलसिला जारी है, क्यों जारी है, असल में सूरत हाल है क्या, कौन सा मुल्क जो है वो जौहरी हथियारों को लेकर ज़्यादा ख़तरनाक दुनिया के लिए साबित हो सकता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमने राबिता किया है मोहम्मद ज़मीर असदी साहब से। माहिर हैं बैरुल अक़वामी उमूर के और ख़ास तौर पर चाइना से रिलेटेड जो भी उमूर हैं उन पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ज़मीर असदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया ज़मीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़मीर साहब, पहले तो हमें ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये जो अमरीकी वज़ारत दिफ़ा की हालिया रिपोर्ट है जिसको मुस्तरद किया गया है चाइना की जानिब से, इसमें आखिर ऐसी क्या संगीन बात कर दी गई थी चाइना के हवाले से कि आज चाइना को इस पर अपना बयान देना पड़ा है, कहना पड़ा है कि जी हम जिम्मेदार नहीं हैं जो कुछ दुनिया में अगर कोई तबाही हो रही है न्यूक्लियर हथियारों को लेकर या कुछ ऐसी गड़बड़ हो सकती है आइंदा आने वाले दिनों में, इसकी सारी जिम्मेदारी जो वो अमेरिका पे आयद होती है। तो ये इल्ज़ामात का एक सिलसिला क्या सिचुएशन है, ज़रा समझाइएगा हमें प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आपने इनवाइट किया। मैं आपको बताता चलूं कि चीन और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं दोनों बड़े ममालिक हैं
और दोनों मुख्तलिफ शोबों के हवाले से बड़े शराकतदार मुल्क भी हैं दुनिया में इस वक्त। लेकिन ये है कि दोनों ममालिक के माबैन हालिया सालों में जो इल्ज़ामात हैं एक दूसरे पर, वो जो है बहुत देखने में आ रहे हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका के हवाले से चीन पर जो है वो मुख्तलिफ अमूर के हवाले से इल्ज़ामात आयद करने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। और अब एक रिपोर्ट जो पेश की गई अमरीकी एक रिपोर्ट, उसमें कहा गया कि आइंदा आने वाले सालों में चीन जो है दुनिया में एक ऐसा बड़ा मुल्क बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद का एक बड़ा ज़ख़ीरा होगा, जो कि दुनिया के लिए जो है वो एक जो है वो तबाही की सूरत की एक अलामत है और एक मोहलिक अलामत होगा। जिसको चीनी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से बड़ा सख्ती से जो है वो रद्द किया गया है। और ये कहा गया है कि अमेरिका फ़िल वक़्त उसी मेंटालिटी को आगे बढ़ा रहा है जो हालिया सालों में अमरीकी गुज़िश्ता इंतज़ामिया की जानिब से भी और फिर अब सदर बाइडेन जो हैं उनकी जानिब से भी परसू करने की जो है वो एक हमें ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है। अब ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया है, ये एक अलग-थलग इल्ज़ाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी एक स्टोरी है, पूरा एक लिंक है। हमने गुज़िश्ता दिनों में भी देखा कि अमेरिका की जानिब से चीन के हवाले से कहा गया कि चीन ने एक हाइपरसोनिक जो है वो एक टेस्ट किया है और इस हाइपरसोनिक टेस्ट को रूस की जानिब से, जो कि 1957 में एक स्पुतनिक मिसाइल एक टेस्ट किया गया था, उसके रिलेट किया गया और ये कहा गया कि ये अमेरिका के लिए भी बड़ा हैरानकुन था, अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए भी बड़ा हैरानकुन था, क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है वो इस हाइपरसोनिक टेस्ट के हवाले से बिल्कुल बेखबर थी। चीन की जानिब से जो है वो दोबारा उस बात की तरदीद की गई। ये गुज़िश्ता हफ्ते की खबर है कि ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया गया। ये एक खलाई गाड़ी थी जो कि खला में भेजी गई, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या है खलाई गाड़ी को दोबारा खला में भेजा जा सकता है या नहीं। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा-सा फिर पीछे चले जाएँ, गुज़िश्ता माह जो है वो अमेरिका की जानिब से एक और इसी तरह का इल्ज़ाम आयद किया गया जिसमें ये कहा गया कि चीन जो है वो ज़ेरे ज़मीन एटमी धमाके जो हैं उसके तजर्बात कर रहा है। तो ये सारा एक लिंकेज है चीन को डिस्टर्ब करने के लिए स्ट्रैटेजिकली और दिफाई तौर पर भी, क्योंकि हम देखते हैं कि चीन जो है ख़ास तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद न सिर्फ़ उसके जो सफ़ारती असर और रसूख है इलाकाई सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है, बल्कि चीन के जो दोस्त ममालिक हैं, जो चीन के पार्टनर कंट्रीज़ हैं, उसमें भी इज़ाफ़ा हो रहा है। अब अमेरिका जो है वो अपनी चीन का जो बढ़ता हुआ सफ़ारती असर और रसूख है इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर, उसको अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर देख रहा है। और अमेरिका को इस वक़्त ये जो है तशवीश लाहक है कि चीन का जो बढ़ता हुआ असर और रसूख है, वो अमेरिका के जो इत्तेहादी ममालिक हैं यहाँ इस खित्ते में चीन के जो इर्द-गिर्द ममालिक हैं यहाँ पर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर, उनके लिए भी एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि अमेरिका की जानिब से जो क्वाड का एक ग्रुप बनाया गया, उसमें भारत भी शामिल है और उसमें जो है वो चीन जो है वो अगर इस तरह की वो जो चीज़ें करेगा, दिफाई तौर पर अपने आप को मजबूत करेगा, तो अमेरिका का एक स्ट्रैटेजिक डिसबैलेंस हो रहा है। तो इसके अलावा हम देखते हैं 5 ठीक अलायंस है, जो है तो जिसमें मसला क्या है? अमेरिका, अमेरिका क्यों न्यूज़ीलैंड। ख़ाइफ़ है? इस पर तो ज़मीर साहब आपने रोशनी डाल दी, लेकिन ये फरमा दीजिएगा कि अगर अमेरिका ख़ाइफ़ है कि कोई दूसरा मुल्क ऐसा ना करे, तो अमेरिका खुद भी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है ना। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि न्यूक्लियर हथियारों की जो दौड़ है उसको रुकना चाहिए। जो पैसा इन हथियारों पर लगाया जाता है, जैसे स्पुतनिक मिसाइल है या और चीज़ें हैं जिस पर अरबों डॉलर्स खर्चा आ जाता है इस तरह के तजुर्बात करने में, इस तरह की चीज़ों को बनाने में, अपनी फ़ौज के अंदर अपने उसमें शामिल करने के लिए, बहरिया में हो या उसमें हो। मुझे बस ये बता दीजिए कि इसको रोकने की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। कहा यह जाता है कि यही पैसा जो इन न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर लगाया जा रहा है, ये अपने अवाम के ऊपर लगाया जाना चाहिए, इंसानों के ऊपर लगाया जाना चाहिए। लेकिन ज़मीर साहब, कोई अमली इक़दामात होते हुए इस हवाले से दिखाई देते हैं? आइंदा आने वाले कुछ सालों में या अगली एक निस्फ़ सदी में कह लीजिए, हम देखेंगे कि ये हथियार जो हैं ये कम हो रहे होंगे? क्योंकि जो बात आज हम अभी कर रहे हैं, इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, तैयारियां भी हो रही हैं, सारी चीज़ें खुद भी की जा रही हैं, तो इससे तो ऐसा लगता है कि आइंदा आधी सदी के बाद ये बहुत बढ़ जाएगी, ये सारी चीज़ कम होने के बजाय। जी, मैं आपको एक बताता चलूँ कि इस वक़्त हम देखते हैं कि जो है दुनिया भर में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके पास जो है वो एटमी जौहरी हथियार मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा जो इस वक़्त जौहरी हथियार रखने वाले जो ममालिक हैं उसमें अमेरिका का जो है वो यकीनी तौर पर नंबर है और उसके बाद बरतानिया का हम देखते हैं, फ्रांस का हम देखते हैं कि ये ऐसे ममालिक हैं, रूस है जो एक बड़ी सतह पर बड़ी तादाद इनके पास जो है वो एटमी जौहरी हथियारों की मौजूद है। ये ऐसे ममालिक हैं
जिन्होंने जो है वो दहाइयों कबल इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया, और ये ऐसे ममालिक हैं जो कि अब जो डोमिनेट करते हैं इस एटॉमिक टेक्नोलॉजी के हवाले से और इन स्किल्स के हवाले से, जो कि जौहरी हथियारों को जो है वो इस टेक्नीक को हासिल करने के हवाले से और इनको रखने के हवाले से होती है। और अगर हम देखें कि इसके अलावा जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पर इस वक़्त ईरान और शुमाली कोरिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो जौहरी जो हथियार हैं और जो जौहरी जो टेक्नोलॉजी है वो हासिल कर सकें, क्योंकि ईरान और शुमाली कोरिया के जो इस वक़्त हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मामलात नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर ईरान के मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं और ख़ास तौर पर इसराइल के हवाले से वो बहुत ज़्यादा एक तनाव का शिकार है। तो ईरान जो है वो दिफ़ाई तौर पर अपने आप को मज़बूत करने का ख़्वाहाँ है, और इसलिए ये तमाम जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा शुमाली कोरिया के जनूबी कोरिया के साथ जो मामलात हैं, जापान के साथ जो मामलात हैं, शुमाली कोरिया का ये हमेशा से दावा रहा है कि अमेरिका जो है वो के जो बेसिस यहाँ पर मौजूद हैं, वो शुमाली कोरिया को डिस्टर्ब करने के लिए हैं। तो शुमाली कोरिया की भी ये कोशिश रही है कि वो जौहरी टेक्नोलॉजी को जो है वो हासिल करे। इस हवाले से वो तजर्बात भी जो है वो करते रहते हैं, और अपनी एक ठीक दिफाई है, जो कौन से पोज़ीशन है उसको ममालिक बेहतर बनाने की। ये जौहरी हथियार जो हैं ये हासिल करने की, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो आपने बता दिया। ज़मीर साहब, मेरा मकसद आपसे पूछने का ये था कि क्या कहीं कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इनकी रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी अगर आप अमेरिका की बात कर लें तो वो कहेगा जी मैं तो सबसे आगे हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि ये जौहरी हथियारों की जो जंग है इसको रुकना चाहिए, इस दौड़ को ख़त्म होना चाहिए। अब चाइना का भी अभी हम यही बयान सामने आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कौन सा मुल्क कुछ कर रहा है? आपको कोई ऐसे स्टेप्स होते दिखाई दिए हैं किसी मुल्क की जानिब से? जी, इस वक़्त आप देख सकते हैं कि जो पूरी दुनिया में इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, ख़ास तौर पर एटॉमिक टेक्नोलॉजी के हवाले से, जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि रशिया जो है वो इस वक़्त कहा जाता है कि रशिया और अमेरिका ऐसे ममालिक हैं जो कि इस वक़्त जो है जौहरी टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया में 2 ऐसे टॉप ममालिक हैं कि इनके पास एटमी हथियारों की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है। और ये दोनों ममालिक ऐसे हैं जो कि एक-दूसरे के साथ बातचीत में भी हमेशा ये शरीक रहते हैं कि जनाब एटमी हथियारों की जो तादाद है उसको एक हद तक रखा जाए, एक सतह तक जो है वो रखा जाए। इनकी तादाद को जो है वो एक सतह से आगे बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि ये हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया में एक बहस है, ये एक तशवीशनाक अमर है कि जो जौहरी हथियार हैं, वो दुनिया की तबाही का सबब हैं। और हमने कुछ ऐसे वाक़यात भी माज़ी में देखे हैं कि जो जौहरी टेक्नोलॉजी जो है उसकी चोरी के हवाले से भी बहुत सी खबरें पूरी दुनिया में आईं, और कुछ ऐसे ख़ास तौर पर इंडिया में हम देखते रहे हैं खबरें कि जनाब इनका जो सेंट्रीफ्यूजेस के जो मामलात हैं वो इतने सेफ नहीं हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स के हाथ वो सेंट्रीफ्यूजेस लगे जो कि ब्लैक मार्केट में सेल भी होते रहे। तो ये ख़ास तौर पर रशिया और अमेरिका के हवाले से अगर दोबारा बात करें तो ये ऐसे बड़े ममालिक हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसके अलावा इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन वो अनाउंस नहीं है। तो ये ऐसे ममालिक हैं, इसराइल हो गया, जो शुमाली कोरिया है उसकी बात कर लें, या ईरान, ये ऐसे ममालिक हैं जो अब इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये दावा है कि ये अपने दिफा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर इनको ऐसे मसाइल का सामना है जिसकी वजह से जो इनकी जो स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन है वो अंडरमाइन होती है। उसको एक सतह पर रखने के लिए और उसको टैकल करने के लिए, अपनी सिचुएशन को, दिफाई सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। देखना होगा सिचुएशन बेहतर होती है या और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बहरहाल मोहम्मद ज़मीर असदी साहब, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, ख़ास तौर पर बात कर रहे थे न्यूयॉर्क और चाइना के दरमियान ये जो भी मामला चल रहा है इल्ज़ामात का और एक दूसरे पर जौहरी हथियारों को लेकर तनकीद का। बहुत शुक्रिया ज़मीर असदी साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। हमें नाज़रीन आगे बढ़ना है, बात करनी है भारत की, जहाँ हिंदुओं के मजहबी त्यौहार दिवाली के बाद देखने में आया है कि फ़ज़ाई आलूदगी में शदीद इजाफा हो गया है, और इसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि दिवाली के मौके पर यहाँ आतिशबाजी चूँकि बहुत ज़्यादा की जाती है। लेकिन आपको बताएं कि भारतीय हुकूमत ने दारुल हुकूमत में आतिशबाजी पर पाबंदी लगा रखी थी। फिर ये पाबंदी, इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? ये मोदी सरकार की एक और नाकामी है। इस बारे में आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। भारत में दिवाली की तकरीबात और यहाँ होने वाली आतिशबाजी के बायस दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में फजाई आलूदगी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। आलमी खबर इदारे के मुताबिक हिंदुओं के मजहबी त्यौहार दिवाली की तकरीबात में होने वाली आतिशबाजी के नतीजे में भारतीय दारुल हुकूमत के मकीनों को सख्त फिजाई आलूदगी का सामना है। पूरे शहर की फिजा आलूदा हो चुकी है। हालांकि हुकूमत ने यहाँ आतिशबाजी पर
पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन दिवाली पर लोगों ने हुकूमती पाबंदियों को खातिर में ना लाते हुए खूब आतिशबाजी की है और खूब शोर शराबा किया है, जिसके नतीजे में न्यू दिल्ली की फिजा बारूद की बू से प्रागंदा हो चुकी है। न्यू दिल्ली में हुकूमत ने आतिशबाजी पर जुर्माने लगाने की सजा तजवीज की थी, लेकिन लोगों ने दिवाली के मौके पर इसकी परवाह नहीं की और भारतीय हुकूमत लोगों से इस हवाले से अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। कानपुर के रिहायशी जुगदेश का कहना है कि गुज़िश्ता रोज और आज सांस लेने में वाज़ेह फर्क महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा, आज पार्क में लोगों की कलील तादाद मौजूद थी। हो सकता है वो दिवाली की तकरीबात से थके हों, लेकिन लगता ऐसे है कि फैजा में आलूदगी के बायस लोग आज बाहर नहीं आए। पटना के रहायशी वरुण कुमार का कहना है कि आतिशबाजी से आलूदगी में यकीनन इजाफा हुआ है, हालांकि ये एक दिन का मेला होता है। उन्होंने कहा, आतिशबाजी की शिद्दत और तादाद में कमी होनी चाहिए। आलमी इदारा सेहत की तयशुदा हद के मुताबिक फिजा में आलूदगी की शरह 25 है। फिजाई आलूदगी में ज्यादा देर सांस लेना इंसानों में फेफड़े के कैंसर का सबब बन सकता है और लोगों में सांस की बीमारियों का बायस भी हो सकता है। भारतीय दारुल हुकूमत का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन और गंदे तरीन शहरों में होता है। इस मौसम में हर साल यहाँ की फिजा आतिशबाजी और इर्द गिर्द के इलाकों में फसलों को लगाई जाने वाली आग से आलूदगी का शिकार हो जाती है। न्यू दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है। न्यू दिल्ली की आबादी 2 करोड़ के करीब है, लेकिन जी यहाँ आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या वजूहात हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, क्या हो रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी सिचुएशन हम जानेंगे। डॉक्टर आदिल रशीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माहौलियात हैं और प्रोफेसर एंड डायरेक्टर हैं ORIC के लिए। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आदिल रशीद साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। डॉक्टर साहब चलें, ये दिवाली मनाई जाती है, ये एक मज़हबी त्यौहार है। हम किसी के मज़हबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं बिल्कुल भी किसी तौर। हर एक को अपने मज़हबी त्यौहार को अपनी मर्ज़ी से, अपने मज़हब के मुताबिक जो भी उनका अकीदा कहता है, बिल्कुल उनको मनाने का पूरा हक़ हासिल है। लेकिन जब हुकूमत ये कह देती है कि यहाँ पर इस शहर के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर ऐसा करने पर पाबंदी है, अगर उस पर पूरी तरह अमल नहीं भी करवा सकती है, तो आपको नहीं लगता कि उसको किसी न किसी हद तक कम करवाया जा सकता था? और चलें इससे भी अगर हम हट के बात कर लें, नई दिल्ली की बात करें, तो वहाँ तो फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है, सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या वजह आप समझते हैं कि इसका असल में रीज़न क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नई दिल्ली को मुतासिर कर रही हैं? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कोई और वजह है? जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि न्यू दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है और ये जो मज़हबी त्योहार हैं, इन पे जिस तरह आतिशबाज़ी हो जी जी। आदिल साहब आवाज़ आ रही है आपको? आदिल साहब चूँकि वीडियो लिंक पर है, अब कुछ मेरे ख्याल में टेक्निकल कुछ इशू आया है वीडियो लिंक पर। कोशिश करेंगे जी उनसे हम दोबारा रब्ता कर सकें। लेकिन बात यही हो रही थी आदिल साहब से कि नई दिल्ली जो है वो वाक़तन बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है। क्यों है, क्या रीज़न्स हैं, इसी पे बात कर रहे थे। आदिल साहब एक दफ़ा फिर से उनसे रब्ता हुआ है। डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। फरमाइएगा आदिल साहब, आप नई दिल्ली के हवाले से बात कर रहे थे। जी, मैं आपको बता रहा था कि नई दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे डीज़ल और पेट्रोल बर्न जो होता है ट्रैफ़िक का, वो बहुत ज़्यादा है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है एयर पॉल्यूशन का। इसके अलावा नई दिल्ली के इर्द-गिर्द और नई दिल्ली में भी कोल पावर प्लांट्स मौजूद हैं। इसके अलावा ओपन वेस्ट बर्निंग जो है, यानी खुले कूड़ा-करकट की जो खुले कचरे को आग आम लगाना। जिसको आग लगा दी जाती है, वो भी एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा ज़रिया है। और इन सब चीज़ों के बावजूद जब किसी मज़हबी त्योहार पर कोई आतिशबाज़ी वग़ैरह की जाती है, तो इसके नतीजे में और ज़्यादा एयर पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और यही वजह है कि नई दिल्ली में जो फ़िज़ाई आलूदगी है, वो दिन-ब-दिन उसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा इज़ाफ़ा तो हो रहा है। ये बताइएगा कि भारत सरकार कुछ कर भी रही है, कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम भारत में देखते हैं, ख़ास तौर पर भारतीय पंजाब में जब फसलों को आग लगाई जाती है, ख़ास तौर पर ये धान की फसल, उसके बाद जो उसकी जड़ें बच जाती हैं, उनको जलाया जाता है, तो उसके असरात तो पाकिस्तान में भी आते हैं। यहाँ भी फूक बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो कुछ इक़दामात जी, भी कर जी, रही है भारत बिल्कुल। सरकार? जी, बिल्कुल, आपने दुरुस्त फ़रमाया। भारत में जो क्रॉप रेज़िड्यू की बर्निंग है, उसका लामहला असर पाकिस्तान के ऊपर भी होता है, क्योंकि हम एयर करंट्स के ज़रिए वो सारे सूट पार्टिकल्स और एरोसोल्स और वो
जो राख के ज़रात हैं वो अपनी तरफ रिसीव कर लेते हैं। ये चीज़ जो है ये पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा है और कई रिसर्च आर्टिकल्स भी इसके ऊपर आए हैं, कुछ स्टडीज़ भी ये चीज़ इंडिकेट कर रही हैं कि भारत को अपनी फसल के जो बाकियात हैं उनको आग लगाने की बजाय को अल्टरनेट तरीके से उसे बर्न करना चाहिए जिसमें धुआँ या स्मोक जो है वो हवा में रिलीज़ ना हो। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली भारत इसमें कुछ संजीदा नज़र नहीं आता। हालाँकि अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोप 26 कॉप 26 की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मोदी ने बाकी हेड ऑफ स्टेट्स के साथ इस बात का अयादा किया कि वो कार्बन एमिशन और एयर पोल्यूशन रिडक्शन में भारत अपना रोल अदा करेगा। लेकिन अमली तौर पे अभी हमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही भारत की तरफ से। ख़ास तौर पे जो उनकी कोल बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें तो वो बिल्कुल संजीदा नहीं है। और इस सिलसिले में इस पूरे रीजन में मेरे ख़्याल में हमें अगर कोई अच्छा लेसन सक्सेस स्टोरीज़ मिलती हैं, वो तो चाइना की तरफ से मिलती हैं, कि चाइना ने अपनी सारी कोल बेस्ड जो तवानाई हासिल करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस की हैं। उसमें एक आईजीसीसी है, इंटीग्रेटेड कोल गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल है। उसमें वो लोग कोल को एक सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट करते हैं, नहीं, तो क्या इससे पहले कि वो डॉक्टर साहब, क्या ये टेक्नोलॉजी जो चाइना इस्तेमाल कर रहा है ये बहुत महंगी है? दूसरे ममालिक क्यों नहीं गौर कर रहे? भारत क्यों नहीं गौर नहीं, कर रहा? और बिल्कुल ममालिक महँगी क्यों नहीं नहीं गौर है। कर रहे इसके ऊपर? महंगी है ये टेक्नोलॉजी? नहीं, बिल्कुल महँगी नहीं है और उसमें बिल्कुल कोल जो लो ग्रेड कोल है उसको एक ख़ास केमिकल प्रोसेस के ज़रिए हाई ग्रेड कोल में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसके बाद फिर हम ये आईजीसीसी टेक्नोलॉजी की मदद से उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली या ग्रीन कोल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप हैरान होंगे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा कोल पावर प्लांट है वो थियानजिन में है, चाइना के एक शहर में और वो बिल्कुल इको फ्रेंडली या एनवायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि वो कोल से तमाम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है और उसके बाद हम उस कोल से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और ये नहीं, तो फिर चीज़ अमली तौर पे उन्होंने आदिल कर साहब, फिर ये फरमा दीजिएगा कि माहौलियात के हवाले से जब कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, ग्लासगो में भी हो रही है आजकल एक ऐसी कॉन्फ्रेंस, तो उसमें क्या ये चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती हैं? दरख्त लगाने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, होना भी चाहिए, दरख्त लगाए जाने चाहिए, दरख्तों की कटाई रोकने पे बात होती है, यकीनी तौर पे होनी चाहिए। लेकिन इस आलूदगी को जो हो चुकी है इसको रोकने के लिए दीगर इक़दामात भी तो हैं ना, फैक्ट्रीज़ पे बात हो रही है, तो क्या ट्रैफ़िक पे बात नहीं हो सकती है? नई दिल्ली में तो ट्रैफ़िक भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे मुतबादिल ज़राए जो हैं वो अपनाए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, बाइक की जगह साइकिल इस्तेमाल की जा सकती है, गाड़ियाँ जो हैं उनमें धुआं रोकने के लिए इक़दामात हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बताया जा रहा है वहाँ पर दिल्ली के अंदर लोगों को या दुनिया भर के अंदर या इन कॉन्फ्रेंसेस में कहीं जिक्र होता है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ना डॉक्टर साहब ये बात सुनने में आ रही है कि जो पेट्रोल माफिया है ये नहीं चाहता है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं ये फ़रोग़ पाएँ, लोग इनको ख़रीदें, कि फिर उनका तो सारा कारोबार ही ठप हो जाएगा। तो उनके कारोबार के चक्कर में कुर्रा एयर्स को तबाह कर लें हम। जी, आपने दुरुस्त कहा पेट्रोल माफिया का और हाँ। बाकी पेट्रोलियम रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एक अपना रोल है। लेकिन हुँ। कहते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे। मैं आपको चाइना की अच्छा। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बीजिंग बहुत बड़ा शहर है, बहुत ट्रैफ़िक है उसमें। जी, जी। लेकिन उन्होंने जो बीजिंग में गाड़ियाँ हैं उनमें ऑड और इवन नंबर को 3 दिन में 1 नंबर की गाड़ियों को इजाज़त है कि वो रोड पे आ सकती हैं और अगले 3 डेज़ ऑफ द वीक में दूसरे इवन नंबर की हुँ। गाड़ियों को रोड पे आने की इजाज़त है। तो जी। दैट्स हाउ दे हैव रिड्यूस्ड 50% ऑफ द ट्रैफिक। तो आपने जैसे बात की कि कॉन्फ्रेंसेस में क्या हुकूमतों को ये बात बताई नहीं जाती, तमाम हुकूमतें जो हैं वो अपने-अपने टारगेट्स बताती हैं और ये डिस्कस भी हाँ। होता है। अब जिस तरह 2035 का जो चाइना का टारगेट है कि वो ज़ीरो एमिशन पर आएगा और उन्होंने हाँ। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं कि वो ज़ीरो एमिशंस पे आ जाएँ, ख़ास तौर पे एनर्जी सेक्टर में जो कोल बेस्ड है। ठीक है। पाकिस्तान ने भी इस चीज़ में अपना किरदार अदा किया जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और उससे हमारी एयर फ़िल्ट्रेशन हो रही है, एयर क्लीन हो रही है, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रीजन के साउथ एशिया में दूसरे ममालिक हैं, ख़ास तौर पे भारत जो है, वहाँ जी, से जी। हमें कोई ऐसा कॉन्क्रीट इनिशिएटिव नहीं नज़र आ रहा कि वो 2035 तक कोई एयर पोल्यूशन रिडक्शन या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए या ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक परेशान कुन बात है जिसकी तरफ तमाम जो है हम साउथ एशियन रीजन के जो
रेजिडेंट्स हैं और जो यहाँ पे रहने वाली आवाम है वो फ़िक्रमंद है। ठीक है जी, सिचुएशन अलार्मिंग है, बहुत बिगड़ रही है, लेकिन इकदामात उस तरह से नहीं हो रहे हैं जिस तरह से होने चाहिए। कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, देखना होगा कि इनका नतीजा क्या निकलता है और क्या ममालिक यहाँ पर फैसला करते हैं। बहरहाल डॉक्टर आदिल रशीद साहब, आप माहिर माहौलियात हैं, प्रोफेसर एंड डायरेक्टर हैं और IC के लिए आप हमारे साथ मौजूद थे, अपने शो के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सर आपका। एक और अहम मामले पर नाज़रीन बात कर लेते हैं प्रोग्राम में, और ये अहम मामला है कोरोना वायरस को लेकर। आज आलमी इदारा सेहत ने यूरोपीय यूनियन के ममालिक को खबरदार कर दिया है कि कोरोना वायरस की वबा को रोकने और इसे कंट्रोल करने के लिए मज़ीद सख्त इकदाम करना होंगे। यानी ये कह दिया गया है कि जो इकदाम अभी किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं, काफ़ी नहीं हैं। आलमी इदारे ने कहा है कि अगले साल फरवरी तक यहाँ 5 लाख हलाकतें हो सकती हैं। यह आदाद-ओ-शुमार मौजूदा मरीज़ों की तादाद और मरने वालों की शरह के तज्ज़िये के बाद दिए गए हैं। बरआज़म यूरोप की बात करें तो 53 ममालिक में कोरोना वबा से मुतासर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है और यहाँ मरीज़ों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आलमी इदारे सेहत के एहलकार ने मीडिया को बताया कि यूरोप में ज़्यादातर ममालिक में डेल्टा वायरस ने लोगों को मुतासर किया। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार जो सामने आए हैं उनके मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बरआज़म यूरोप में मरीज़ों की तादाद में 6% इजाफा हुआ है और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बरआज़म यूरोप में 18 लाख नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस वक्त में यहाँ कोरोना से होने वाली अमवात में 12% इजाफा हुआ है। आलमी इदारे सेहत के एहलकार कहते हैं कि बरआज़म यूरोप में समाजी फासलों की छत खत्म करने के बाद यूरोप फिर से दबाव का मरकज़ बन चुका है। यूरोप में कोरोना वबा से 78 अफराद मुतासर हुए हैं। यहाँ हर हफ्ते 24,000 लोग जो हैं वो इसकी भेंट चढ़ रहे हैं, इसकी वजह से शिकार हो रहे हैं। और बरआज़म यूरोप में औसतन 47% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है। वैक्सीनेशन का अमल बड़ा अहम है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि जी इस पे इकदाम करने की ज़रूरत है, इकदाम किए भी जा रहे हैं। आपको बताएं कि यूक्रेन है, किर्गिज़स्तान है, आर्मीनिया है, यहाँ वैक्सीनेशन की जो शरह है वो 20% से भी कम है। कोरोना वबा से दुनिया भर में 50 लाख से ज़्यादा अफराद मौत के मुँह में जा चुके हैं और इस वबा ने न सिर्फ गरीब ममालिक को तबाह किया है बल्कि मजबूत मईशत रखने वाले जो ममालिक हैं उनको भी परेशान कर दिया है। तो फिर सोच लीजिए कि जो गरीब ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा। बहरहाल जी, एक रिसर्च से अब हमें आपको आगाह करना है। न्यूजीलैंड की जानिब से ये रिसर्च की गई है और इस रिसर्च प्रोजेक्ट के ज़रिए एंटार्क्टिका में कार्बन के अखराज को कम करने के लिए हाइड्रोजन पैदा करने के नए तरीकों पर तहकीकात की जा रही है। न्यूजीलैंड 4 महीने के इस तहकीकाती मनसूबे में यहाँ हाइड्रोजन पैदा करने, इसे इस्तेमाल करने और यह बर्फ़ के बरआज़म से ज़ख़ीरा करने के मुख्तलिफ तरीकों पर तहकीक करेगा ताकि यहाँ कार्बन का अखराज करने वाले ईंधन पर इन्हसार कम से कम किया जा सके। बर्फीले बरआज़म पर अशिया की नकलो हमल, खाने पकाने और रिहाइशगाहों को गर्म रखने के लिए खुसूसी ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको आम खबरों से आगाह किया। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।